आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास थर्ड ईयर का टॉपिक 18वीं सदी में भारत में नवीन राष्ट्रों का उदय। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का ढांचा चरमराने लग गया था और जैसे जैसे समय बीतता गया विघटन की गति भी तीव्र होती गई। हम देखते हैं कि औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण धर्म के क्षेत्र में अनुदार, असहिष्णु व दमनकारी नीति अपनाई थी और परिणाम स्वरूप बुंदेलखंड में बुंदेलों, पंजाब में सिखों, दिल्ली आगरा में जाटों के द्वारा मुगल विरोधी संघर्ष आरंभ हुए। इन्होंने धीरे धीरे अपनी शक्ति को प्रबल बनाना आरंभ कर दिया था। तो अब नवीन शक्तियों के उदय को जब हम देखते हैं तो उसके अंतर्गत हम सबसे पहले जाट शक्तियों का विकास कैसे हुआ इसको डिस्कस करते हैं। औरंगजेब की असहिष्णु धार्मिक नीति के विरोध में मथुरा के जाटों ने तिलपत के जमींदार गोकुल जाट के नेतृत्व में पहली बार 1669 में विद्रोह किया, किंतु जब इनका युद्ध मुगल सेना के साथ हुआ तो ये परास्त हुए और गोकुल जाट को बंदी बना लिया गया। जाटों ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने राजा राम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में पुनः 1686 में विद्रोह किया। इस काल में औरंगजेब दक्षिण भारत के अंदर मराठों का संघर्ष में व्यस्त था। तो हम देखते हैं कि जाटों ने आगरा और दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र पे अपना दबदबा स्थापित कर लिया और इस तरीके से जाटों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। औरंगजेब की मृत्यु उपरांत भी जाटों का दबदबा बना रहा और इस जाटों के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में हम देखते हैं राजा सूरजमल को, जिसने 1756 में गद्दी हासिल करी थी और भरतपुर में अपने राज्य की स्थापना करी थी। यानी जाटों ने 1756 से पहले ही भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना कर ली थी और इस जाट शासकों में सबसे शक्तिशाली शासकों के रूप में हम राजा सूरजमल को देखते हैं, जिसका कि अंग्रेजों के साथ भी संघर्ष हुआ था। जाट शक्ति के उत्थान के बाद हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर सिखों की शक्ति का भी उत्कर्ष हुआ था। गुरु तेग बहादुर ने 1675 के काल में औरंगजेब ने हत्या करवा दी गुरु तेग बहादुर की। चूंकि गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के विरोध में आवाज़ें उठा रहे थे, औरंगजेब उनकी बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करना चाहता था। गुरु तेग बहादुर ने अपने समय में ही गुरु गोविंद सिंह को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था। तो वे गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा में बदला, यानी सिखों को एक सैनिक शक्ति प्रदान करी और उनमें नवजीवन का संचार किया। औरंगजेब की मृत्यु के समय 1707 में गुरु गोविंद सिंह उन्हें उस तक अपनी शक्ति का एक तरह से सिख अपनी शक्ति का निरंतर प्रसार करते रहे और औरंगजेब काफ़ी परेशान रहा। 1708 में गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। ये सिखों के अंतिम गुरु रहे। इसके बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई। कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल में ही बंदा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था और बंदा ने सिखों के उत्कर्ष के लिए मुगल सम्राट बहादुर शाह, फारूक सियार आदि से संघर्ष किया। लेकिन 1716 में वो बंदी बना लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद कपूर सिंह ने नेतृत्व अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1760 तक कई प्रदेशों पर उन्होंने अपने शक्ति स्थापित कर ली। सिखों ने अपनी शक्ति स्थापित कर ली और सिख मिसलें बना ली। सिख मिसल 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी शक्ति का विकास कर रहे थे। सैनिक जत्थों के रूप में ये करीब 65 जत्थों में विभक्त हो चुके थे। समय के साथ कालांतर में धीरे धीरे ये घटकर 12 ही रह गए। मिस्ल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान, एक जैसा। यानी प्रत्येक जत्थे का एक रिकॉर्ड
अमृतसर में अकाल तख्त पर रखा जाता था और प्रत्येक मिसल की एक अपनी पहचान होती थी, उसका एक झंडा, नाम तथा निशान होता था। तो हम देखते हैं कि 1767 से 1799 तक रणजीत सिंह के उदय तक समस्त पंजाब इन मिसलों में विभक्त हो गया था और कुछ मिसलों ने अत्यधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। बाद में महाराणा रणजीत सिंह ने इन सभी मिसलों को विजित कर एक संगठित और सुदृढ़ पंजाब के राज्य की स्थापना करी। सिखों की शक्ति के बाद हम डिस्कस करेंगे मराठों का उत्थान, यानी पेशवाओं का उत्थान। और मराठा परिसंघ, जिसकी संरचना शिवाजी के काल में हो गई थी, हम सभी जानते हैं, एक शक्तिशाली संगठन के रूप में उभर कर आया और इसने अंग्रेज़ों का कड़ा सामना किया था और अंग्रेज़ों को बहुत कठिनाई हुई थी मराठों को अपने कंट्रोल में लाने में। तो हम देखते हैं कि मराठा शक्ति जो थी वो पेशवाओं के काल में चरमोत्कर्ष पर आई और इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। 1749 में शाहू गद्दी पर बैठा था और शाहू के काल के अंदर पेशवाओं की नेतृत्व में मराठा मालवा और गुजरात में चौथ वसूल करते हुए दिल्ली तक आ पहुँचे थे। हम जब पेशवाओं की बात करते हैं तो हम सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ, जो प्रथम पेशवा रहे, जिन्होंने 1713 से लेकर 1720 तक पेशवा का पद हासिल करके रखा, उनकी बात यदि हम करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने मराठा शक्ति को सुदृढ़ किया था और दक्षिण भारत में छत्रपति शाहू की प्रभुता को पूर्ण रूप से उन्होंने स्थापित किया था। वे एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे, हालांकि वे एक बहुत अच्छे योद्धा नहीं थे, किंतु एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण उन्होंने मराठा शक्ति का विस्तार सफलतापूर्वक किया। 1719 में उन्होंने मुगल सम्राट फारूक सियार के साथ संधि कर ली थी और मराठा शक्ति को प्रबल बना दिया और इसीलिए बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। उसके बाद बालाजी प्रथम, जो कि 1720 से 1740 तक गद्दी पर बैठे, एक बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ, साथ ही साथ एक बहुत वीर योद्धा थे। इन्होंने मराठा प्रभाव को दक्षिण की बजाय उत्तर भारत में अधिक बढ़ाया और इनके जीवन काल में मराठा शक्ति जो थी वो चरमोत्कर्ष पर पहुंची। पूरी तरीके से इन्होंने मराठों को एक राष्ट्रीय राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया था और मराठे मुगल साम्राज्य जो थे वो मराठों के प्रभाव में आ गए थे। इसके बाद बाजीराव 1740 से 1761 में गद्दी पर बैठे। वे अपने पिता की तरह ही एक योद्धा और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने पूना को अपना केंद्र बनाया, सतारा पर अपना अधिकार स्थापित करके सतारा और पूना उनका मुख्य केंद्र रहा। उनके 21 वर्ष के शासन के दौरान बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और मुगल साम्राज्य जो था वो पूरी तरीके से मराठा संगठन के प्रभाव में आ गया था। इन्हीं के काल में हम देखते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और उसके बाद माधवराव, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद माधवराव गद्दी पर बैठे, जिन्होंने पुनः मराठा संघ को शक्ति प्रदान करी और अंग्रेज़ धीरे धीरे मराठों के संपर्क में आए और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने मराठों को अपने अधिकार में ले लिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कई नवीन शक्तियों का उदय हो गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो शासन था, केंद्रीय शासन, मुगल शासन जो था, वो पूरी तरीके से कमज़ोर होने लगा था। परिणाम स्वरूप भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण भी हुए और इन आक्रमणों में पहला आक्रमण नादिर शाह के द्वारा 1739 में किया गया। मुगल सम्राटों की जो निर्बलता थी और मुगल दरबार में जो दलबंदी हो रही थी, उसका परिणाम महत्वाकांक्षी शासक नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण करके वो परिणाम स्वरूप सामने आया। उसने भारत पर आक्रमण किया, कत्ले आम किया, दिल्ली के ऊपर उसने अपना अधिकार करने की कोशिश करी। उसके बाद उसने दिल्ली में कत्ले आम किया, अतुल धन लेकर वो वापस लौटा और कहा जाता है कि वो
बहुत सफल नहीं रहा इस आक्रमण में, लेकिन फिर भी वो एक अपना प्रभाव दिल्ली पर छोड़ के जाने में सफल रहा था। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, खुतबा पढ़वाया और इस तरीके से दिल्ली के मुगल साम्राज्य को जो पहले से ही क्षीण था उसे और क्षीण कर दिया। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण जो थे वो अहमद शाह अब्दाली द्वारा किए गए। 1747 में नादिर शाह के वध के बाद वो गद्दी पर सुल्तान बना कंधार का, और फिर वो उसने दिल्ली की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया। जनवरी 1757 में वो दिल्ली पहुंचा और दिल्ली आकर यहाँ की राजनीति में उसने हस्तक्षेप किया। मथुरा, आगरा को उसने लूटा और फिर हालांकि मराठे इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, किंतु इस समय तक मराठों और की शक्ति जो थी वो मराठे अभी अहमद शाह के साथ सीधे युद्ध की स्थिति में नहीं आए। परिणाम निकला कि 1761 में मराठों ने चूंकि इंटरफियर किया दिल्ली की राजनीति में, तो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ और पानीपत के इस भयानक युद्ध में मराठे पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते हैं कि मुगल सत्ता जो थी वो कमज़ोर होती चली गई और भारत में नवीन राज्यों का उदय होने लगा। ये जो विघटन मुगल साम्राज्य का जो प्रारंभ हुआ, उसे मुगल सेना नवीन राज्यों के उदय को रोक नहीं पाई। केंद्र में एक प्रकार से राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। मुगल दरबार में दलबंदी के कारण कुछ उमराव शक्तिशाली हो गए थे और उत्तर पश्चिम से जो निरंतर विदेशी आक्रमण हो रहे थे उन्होंने भी मुगल शक्ति को कमज़ोर बना दिया था। तो हम देखते हैं कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, रोहेलखंड जैसे बहुत सारे राज्यों ने केंद्रीय शक्ति की अवहेलना करके अपने आप को स्वतंत्र रूप में स्थापित किया और ये राज्य विभाजन से निर्मित राज्यों के नाम से जाने गए। हालांकि इन राज्यों को अपना स्वतंत्र अस्तित्व इन्होंने स्थापित तो कर लिया था, किंतु ये मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे।